हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म या दीप्तिकालिता। स्टूडेंट्स, पौधों को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लाइट और डार्क में रखा जाता है, तभी उसके अंदर फ्लावरिंग होती है। इस फिनोमिनन को हम दीप्तिकालिता कहते हैं। इसी दीप्तिकालिता या फोटो पीरियडिज्म के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। Photoperiodism. The plants, in order to flower, require a certain day length, that is, the relative length of day and night, which is called photoperiod. Means किसी भी पौधे को एक लाइट और डार्क पीरियड में जो रखा गया है, जिसे हम फोटो पीरियड या दीप्तिकाल कहते हैं, वो फ्लावरिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। The response of plants to the changes in the length of day and light is called photoperiodism. Especially, photoperiod expressed in the form of flowering is called photoperiodism. Means किसी भी पौधे को कितना दीप्तिकाल या फोटो पीरियड अवेलेबल है, उसी से उसके अंदर फ्लावरिंग होती है। और इस फिनोमिनन को हम फोटोपीरियोडिज्म या दीप्तिकालिता कहते हैं। The phenomenon of photoperiodism was first discovered by Garner and Allard, और सबसे पहले गार्नर और एलार्ड ने 1920 और 1922 में दीप्तिकालिता की अवधारणा दी थी। Depending upon the duration of the photo period, they classified plants into three categories, और इन्होंने पौधों को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, किस आधार पर कि इन पौधों को फ्लावरिंग के लिए कितने दीप्तिकाल या फोटो पीरियड की आवश्यकता है। जैसे पहला है एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट्स। मीन्स ऐसे पौधे जिनको बहुत कम समय में लाइट प्रोवाइड की जाए तब भी इनमें फ्लावरिंग हो जाती है। लॉन्ग डे प्लांट मीन्स ऐसे पौधों को फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा लंबे दीप्तिकाल या ज़्यादा डे की ज़रूरत है, ज़्यादा लाइट की आवश्यकता है। डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट्स। During recent years, certain intermediate categories of plants have also been recognized. ये तो हैं हमारे तीन प्रकार, हम जो हमारे दीप्तिकालिता या फोटोपीरियड्स के आधार पर हैं। लेकिन इसके अलावा दो इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी देखी जाती हैं, जैसे एलएसडीपी, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, और एसएलडीपी, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। इन सभी प्लांट्स के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स या एसडीपी के बारे में। These plants require a relatively short daylight period, usually 8 to 10 hours, and a continuous dark period of about 14 to 16 hours for subsequent flowering. Means ऐसे पौधे जिनको 8 से 10 घंटे की लाइट ही सफिशिएंट होती है फ्लावरिंग के लिए, और साथ ही साथ लगभग 14 से 16 घंटे का डार्क पीरियड भी ज़रूरी है। मीन्स शॉर्ट डे प्लांट को अगर हम 8 से 10 घंटे सनलाइट प्रोवाइड करवाएं और उसके बाद लगभग 14 से 16 घंटे तक डार्क में रखें, तब इनके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है। Some examples of these plants which are also known as long night plants, जैसा कि हमने देखा कि इन पौधों को लगभग 8 से 10 घंटे तो सनलाइट की ज़रूरत है और 14 से 16 घंटे तक डार्क पीरियड की आवश्यकता है। मीन्स ये जो डार्क पीरियड या नाइट पीरियड है वो इन पौधों में लॉन्ग होता है, इसीलिए इन्हें हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है मैरीलैंड मेमोथ, वैरायटी ऑफ टोबैको, मीन्स निकोटियाना टेबोकम की एक वैरायटी है, और बाइलॉक्सी, वैरायटी ऑफ सोयाबीन। ये दोनों ही जो वैरायटीज़ हैं ये एसडीपी हैं, मीन्स शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। इन पौधों को अगर
8 से 10 घंटे तक लाइट प्रोवाइड की जाए और 14 से 16 घंटे तक डार्क में रखा जाए, तभी इनके अंदर फ्लावरिंग होगी। In short day plants, the dark period is critical and must be continuous. शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर जो अंधकार वाला पीरियड है, मीन्स जो डार्क पीरियड है, जो लगभग 14 से 16 घंटे तक है, वो क्रिटिकल पीरियड है। If this dark period is interrupted even with a brief exposure of red light, the short day plant will not flower. और ये जो पौधे हैं, इनका जो डार्क पीरियड है, इसके बीच में अगर एक छोटे से समय के लिए भी रेड लाइट जो 660 से 665 माइक्रोन वेवलेंथ की है, वो प्रोवाइड करवा दी जाए, तो भी इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। मीन्स जो डार्क पीरियड है वो कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, इसके बीच में कभी भी लाइट उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, तभी इन पौधों के अंदर फ्लावरिंग संभव है। Effect of a brief exposure of red light during dark and interruption of light period by dark on flowering in a short day plant। किसी भी शॉर्ट डे प्लांट में अगर हम डार्क पीरियड में एक इंटरप्शन कॉज कर दें, मीन्स हल्का सा रेड लाइट का प्रोवाइड करवा दें, तब क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट पे जो इफ़ेक्ट होगा उसे हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं। पहला डायग्राम दिखाया गया है कि इसके अंदर जो नॉर्मल कंडीशन है शॉर्ट डे प्लांट के लिए 8 घंटे की लाइट प्रोवाइड करवा दी गई है और 16 आवर्स का डार्क पीरियड है। इसी तरीके के अगर दीप्तिकाल या फोटो पीरियड हमारे पौधे को उपलब्ध है तो उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर 8 आवर्स की लाइट तो ठीक है, लेकिन जो 16 आवर्स का डार्क पीरियड है, उस डार्क पीरियड को अगर बीच में से लाइट प्रोवाइड करवा दी जाए कुछ समय के लिए ही, तब भी इस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर शॉर्ट डे प्लांट है, यहाँ पर डार्क पीरियड तो 16 आवर्स का ही है, लेकिन जो 8 आवर्स का लाइट पीरियड था उसमें एक कुछ समय के लिए अगर डार्क कर दिया जाए, मीन्स अंधकार की कंडीशन में ले लिया जाए पौधों को, तब भी इसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है। मीन्स मेन या क्रिटिकल जो हमारा पीरियड है दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ डार्क पीरियड। जैसा कि हम फर्स्ट और थर्ड दोनों सिचुएशन में देख पा रहे हैं, कंटिन्यूएशन में डार्क पीरियड है तो फ्लावरिंग हो गई, यहाँ पर भी कंटिन्यूएशन में डार्क पीरियड है, फ्लावरिंग हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर लाइट को इंटरप्ट किया गया, लाइट पीरियड को, तो कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन अगर डार्क पीरियड के अंदर रेड लाइट सिर्फ थोड़े से समय के लिए ही अवेलेबल करवा दी जाए, तब भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। मीन्स शॉर्ट डे प्लांट में कंटिन्यूएशन में लॉन्ग डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है। Maximum inhibition of flowering with red light occurs at about the middle of critical dark period। क्रिटिकल डार्क पीरियड मीन्स लगभग 16 घंटे का अंधकार या डार्क पीरियड आवश्यक है इन पौधों को फ्लावरिंग के लिए। अगर इसके मिडल में रेड लाइट प्रोवाइड करवा दी जाए तो सबसे ज़्यादा हमारा इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग होता है, मीन्स फ्लावरिंग के रुकने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। However, the inhibitory effect of red light can be overcome by a subsequent exposure with far red light। अगर इस इनहिबिशन को रोकना हो, मीन्स फ्लावरिंग को जो रोक दिया गया है, इस इफेक्ट को हटाना हो, तो हमारे पौधे जिसको हमने डार्क पीरियड में रेड लाइट प्रोवाइड करवाई थी, उसको अगर फार रेड लाइट 730 से 735 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड करवा दी जाए, तो उसके अंदर ये जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो हट जाएगा और पौधों में फ्लावरिंग हो जाएगी। Interruption of light period by dark does not have any inhibitory effect on flowering in short day plant। और जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि अगर लाइट पीरियड को इंटरप्ट करा जाए तो फ्लावरिंग के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता है। Prolongation of continuous dark period initiates early flowering in short day plants। और अगर ऐसे शॉर्ट डे प्लांट्स को
16 से भी ज़्यादा घंटे तक अगर डार्क प्रोवाइड करवा दिया जाए तो इसमें फ्लावरिंग समय से पहले ही हो जाती है। मीन्स शॉर्ट डे प्लांट में कंटिन्यूअस एक लॉन्ग डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है और जो लाइट पीरियड है वो सिर्फ थोड़े से समय के लिए ही चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स या एलडीपी के बारे में। These plants require a longer daylight period, usually 14 to 16 hours. यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पर 14 to 16 hours का डार्क पीरियड आवश्यक था फ्लावरिंग के लिए और यहाँ पर 14 से 16 घंटे तक कंटिन्यूशन में लाइट आवश्यक है फ्लावरिंग के लिए इन अ 24-hour cycle for subsequent flowering. Some examples of these plants, which are also called as short night plants, ये उसके बिल्कुल रिवर्स हैं। यहाँ पर लॉन्ग डेज या लॉन्ग लाइट पीरियड की आवश्यकता है और शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं मीन्स डार्क पीरियड थोड़े से समय के लिए ही आवश्यक हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं स्पिनिच एंड बीटा वल्गैरिस मीन्स शुगर बीट। जो हमारा चुकंदर और पालक है वो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं मीन्स ऐसे पौधों को फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग लाइट पीरियड की आवश्यकता होती है। इन लॉन्ग डे प्लांट्स द लाइट पीरियड इज क्रिटिकल। यहाँ पर लाइट पीरियड क्रिटिकल है। अ ब्रीफ एक्सपोजर इन द डार्क पीरियड और द प्रोलोंगेशन ऑफ द लाइट पीरियड स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। और यहाँ पर अगर लाइट पीरियड को बढ़ा दिया जाए मीन्स ज़्यादा समय तक लाइट प्रोवाइड करवा दिया जाए तो यहाँ पर भी फ्लावरिंग अर्ली हो जाती है। मीन्स शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जहाँ शॉर्ट डे प्लांट्स में एक डार्क पीरियड कंटिन्यूस डार्क पीरियड की आवश्यकता थी, वो भी लगभग 14 से 16 घंटे का होना चाहिए तभी फ्लावरिंग होती है। उसके विपरीत लॉन्ग डे प्लांट में लगभग 14 से 16 घंटे तक लाइट पीरियड हमारे पौधों को अवेलेबल होना चाहिए तभी उसमें फ्लावरिंग होती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट्स पर लाइट या दीप्ति काल का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम ऐसे दिन की बात करें जिसके अंदर सनलाइट ज़्यादा समय तक अवेलेबल है तो ये जो हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग हो जाएगी लेकिन शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डार्क पीरियड है वो कम है इसीलिए शॉर्ट डे प्लांट्स या लॉन्ग नाइट प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होती है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिसके अंदर डार्क बहुत ज़्यादा समय तक अवेलेबल है और लाइट बहुत थोड़ी से समय के लिए है। तो ऐसे जो स्थिति हो तो उसमें लॉन्ग डे प्लांट्स में तो फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत कम समय तक ही लाइट अवेलेबल है लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि जो लॉन्ग नाइट पीरियड है मीन्स बहुत ज़्यादा समय तक डार्क अवेलेबल है उस पीरियड में अगर डार्क पीरियड के बीच में अगर हम रेड लाइट प्रोवाइड करवा दें तब क्या होगा मीन्स एक तरीके से इंटरप्शन हो गया है किसमें डार्क पीरियड में। तो क्या हुआ हमारा जो लॉन्ग डे प्लांट्स है उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी और शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट्स में कंटिन्यूएशन में एक लॉन्ग डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है जिस लॉन्ग डार्क पीरियड को हमने लाइट अवेलेबल करवा करके इंटरप्ट कर दिया है। इसीलिए थर्ड जो कंडीशन है उसमें लॉन्ग डे प्लांट में तो फ्लावरिंग हो जाएगी और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। थर्ड है डे न्यूट्रल प्लांट्स। These plants flower in all photo periods ranging from 5 to 24 hours. ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो डे न्यूट्रल होते हैं मीन्स कितने भी समय का इनको डे प्रोवाइड करें जो दीप्ति काल है 5 घंटे से लेकर 24 घंटे तक कंटिन्यूशन में मिले तो इनके अंदर आराम से फ्लावरिंग हो जाती है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स आर टोमेटो, कॉटन, सनफ्लावर,
कुकुम्बर एंड सर्टेन वेराइटीज ऑफ पीज एंड टोबैको, ये डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। इनको 5 से लेकर 24 घंटे तक कितना भी दीप्तिकाल अवेलेबल हो, इनमें फ्लावरिंग आसानी से हो जाती है। सो प्लांट्स को अगर फोटो पीरियडिज्म या दीप्तिकालिता के आधार पर क्लासिफाई करना हो तो मेनली हम इन्हें 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं या 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डे है वो लगभग 6 घंटे का है और नाइट या डार्क पीरियड है वो 18 घंटे का है। तो इस तरीके की अगर कंडीशन है तो शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स की। तो यहाँ पर जो डे है वो लॉन्ग है और जो नाइट पीरियड है यानी कि डार्क पीरियड है वो कम है, तभी इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। डे न्यूट्रल प्लांट्स, लाइट भले ही 6 घंटे के लिए अवेलेबल हो या 10 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए, दोनों ही कंडीशंस में इसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है, इसीलिए इन्हें डे न्यूट्रल प्लांट्स कहा जाता है। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स, इन जो 3 मुख्य प्रकार हैं जो हमारे दीप्तिकालिता के आधार पर हमने डिवाइड किए हैं, उसके अलावा दीप्तिकालिता के आधार पर 2 और प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। पहला है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। दीज आर शॉर्ट डे प्लांट्स, ये हैं तो शॉर्ट डे प्लांट्स बट must be exposed to long days during early periods of growth for subsequent flowering। इनके अंदर शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, मीन्स फ्लावरिंग के लिए एक छोटे लाइट पीरियड की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ये प्लांट बहुत छोटे होते हैं, अर्ली ग्रोथ हो रही है, तब इनको लॉन्ग डे में रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि लॉन्ग डे का फोटो पीरियड आवश्यक है। अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पर तो इनमें दीप्तिकाल लंबे समय का होना चाहिए, मीन्स ज़्यादा समय तक लाइट मिलनी चाहिए। और फ्लावरिंग, जब ये प्लांट मैच्योर हो जाए, फ्लावरिंग के जस्ट पहले ये शॉर्ट डे प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, मीन्स इनमें अगर लाइट कम पीरियड के लिए अवेलेबल है तभी फ्लावरिंग होगी। Some of the examples of these plants are certain species of Bryophyllum। ऐसा कुछ ब्रायोफिलम की प्रजातियों में देखने को मिलता है। इसके ऑपोजिट हैं शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। ये होते तो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, लेकिन जब अर्ली पीरियड ऑफ ग्रोथ है तब इनको लॉन्ग डेज अवेलेबल, जो लॉन्ग डे प्लांट है पर अर्ली पीरियड ऑफ ग्रोथ में इनको शॉर्ट डेज मिलेंगे, तभी इनके अंदर फ्लावरिंग होगी। मीन्स बेसिकली ये लॉन्ग डे प्लांट है, मीन्स फ्लावरिंग के लिए बहुत लंबे समय तक इनको फोटो पीरियड या दीप्तिकाल उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन जब ये पौधे इमेच्योर या अर्ली डेवलपमेंट में थे, तब इनको अगर शॉर्ट डे में रखा जाए तभी इनके अंदर फ्लावरिंग होगी। Some of the examples of these plants are certain varieties of wheat, ट्रिटिकम और सिकेलिया राई की कुछ प्रजातियां हैं जिनके अंदर इस तरीके की दीप्तिकालिता या फोटोपीरियडिज्म देखने को मिलता है। अभी हमने बात की फोटोपीरियडिज्म के आधार पर पौधों के कितने प्रकार हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं परसेप्शंस ऑफ फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस एंड प्रेजेंस ऑफ अ फ्लोरल हार्मोन। अभी हमने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अगर पौधों को दीप्तिकाल या फोटो पीरियड अवेलेबल हुआ है तभी उसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये जो इसका कोई रीज़न होना चाहिए, तो ये क्यों इतने स्टिमुलेट हो जाते हैं फ्लावरिंग के लिए, या इसके लिए कौन सा फ्लोरल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। It is now well established that the photoperiodic stimulus is perceived by the leaves। ये प्रूव हो चुका है कि जब किसी भी पौधे में फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी, ये फोटो पीरियड या दीप्तिकाल पर निर्भर करता है। तो इसके अंदर कोई ना कोई उत्तेजक पदार्थ या स्टिमुलस होता होगा जो कि लीव्स के अंदर बनता है। एज अ रिजल्ट अ फ्लोरल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स which is then ट्रांसलोकेटेड टू द एपिकल टिप। और ये जो हार्मोन बना है लीव्स के अंदर, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है एपिकल टिप पर, जहां पर कि फ्लावर उगते हैं।
subsequently causing the initiation of floral primordia. Means कोई ऐसा हार्मोन, फ्लोरल हार्मोन, इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेचर ऑफ द फ्लोरल हार्मोन। अब हम बात करते हैं कि ये जो फ्लोरल हार्मोन है, जो पत्तियों में बनता है पर्टिकुलर फोटो पीरियड या दीप्तिकालिता के रेस्पॉन्स में, although there are firm evidences for the existence of floral hormone, but it has not been isolated. Therefore, the nature of this hormone, which has been named as florigene, is not very clear. जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि दीप्तिकालिता के आधार पर पौधे कई प्रकार के होते हैं। पौधों को अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लाइट या डार्क पीरियड में रखा जाए तभी उसमें फ्लावरिंग होती है, और ये सारी चीज़ें किसी फ्लोरल हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती होंगी, जो कि पत्तियों में बनती है और पत्तियों से फ्लोएम के द्वारा एपिकल टिप पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जहाँ पर कि फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक इस कोई जो फ्लोरल हार्मोन है वो आइसोलेट नहीं किया गया है, लेकिन इसे नाम दिया गया है फ्लोरीजीन। But it is quite evident that this hormone is a material substance which can be translocated from leaves to the apical tips situated at outer part of the plant, resulting in flowering. Means कोई ऐसा हार्मोन, फ्लोरल हार्मोन है जिसे फ्लोरीजीन नाम दिया गया है, वो लीव्स से एपिकल टिप तक पहुंचता है और वहां पर जो हमारा फ्लावर्स है वो डेवलप होना शुरू होता है। और ये हार्मोन बनेगा या नहीं बनेगा ये डिपेंड करता है हमारी दीप्तिकालिता पर। मीन्स पौधों को कितने समय के लिए रेड लाइट या फार रेड लाइट उपलब्ध होती है। तो जैसे ही रेड लाइट उपलब्ध होती है तो जिब्रेलिन लाइक हार्मोन फ्लोरेजीन का निर्माण हो जाता है। तो ये जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पौधों में फ्लावरिंग के लिए। Recent researchers are indicative of florigene to be a macromolecule, unlike other plant growth hormones, which are rather small molecules. Normally जो हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं वो कंपैरेटिवली छोटे मॉलिक्यूल हैं, और जो फ्लोरीजीन है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल आकार में बड़ा मॉलिक्यूल है। This macromolecule may possibly be a RNA or protein molecule which is translocated from the leaf to the apical tips or meristem via phloem in photo-induced plants. जो भी हमारे फोटो इंड्यूस प्लांट हैं, मीन्स ऐसे पौधे जिनमें पर्टिकुलर फोटो पीरियड या दीप्तिकालिता उपलब्ध हो गई है, तो उनकी पत्तियों में ये मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते होंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई आरएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि फ्लोएम के द्वारा प्लांट्स में एपिकल टिप पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जहाँ पर फ्लावरिंग शुरू होती है। ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट इन cochlear plants have been proved that the floral hormone can be translocated from one plant to another. अभी हमने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स पत्तियों से ये हमारे एपिकल मेरिस्टेम तक ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो हार्मोन है क्या एक पौधे से दूसरे पौधे में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है? बिल्कुल, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट से इसे प्रूव किया गया। फॉर एग्जाम्पल, if one branched cochlear plants which has been exposed to short day condition is grafted to another cochlear plant kept under long day condition। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉकलेबर एक शॉर्ट डे प्लांट है। अगर इसको एक 8 घंटे की लाइट पीरियड और लगभग 14 से 16 घंटे का कंटिन्यूशन का डार्क पीरियड प्रोवाइड करें तभी इसमें फ्लावरिंग होगी। इस प्लांट के हम दो अगर प्लांट्स लें, उनमें से एक प्लांट को हम शॉर्ट डे कंडीशन में रखें और दूसरे प्लांट को लॉन्ग डे कंडीशन में रखें। मीन्स एक पौधे को सिर्फ 6 से 8 घंटे के लिए लाइट प्रोवाइड करवाई जाए और दूसरे को ज़्यादा लंबे समय तक, मीन्स 14 से 16 घंटे के लिए लाइट प्रोवाइड करवाई जाए।
Flowering occurs on both the plants. Obviously, the floral hormone has been transmitted to the receptor plant through graft union. और अगर इसकी ग्राफ्टिंग, एक पौधे की ग्राफ्टिंग दूसरे में कर दी जाए, तब क्या होगा, दोनों के अंदर ही फ्लावरिंग हो जाएगी। क्योंकि जो क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट है, तो शॉर्ट डे जिस भी हमने पौधे को प्रोवाइड करवाया था उसके अंदर वो हार्मोन बन गया जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए। अब इसकी ग्राफ्टिंग जब हमने दूसरे पौधे में की जिसे लॉन्ग डे प्रोवाइड करवाया गया था, वैसे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब हमने इस शॉर्ट डे वाले की ग्राफ्टिंग की तो वहाँ से ये फ्लोरल हार्मोन हमारे दूसरे पौधे में ट्रांसलोकेट हो गया, इसीलिए इस दूसरे पौधे में भी फ्लावरिंग हो गई। But if a cockleber plant is grafted to another similar plant, both of which have been kept under long day conditions, flowering will not occur on either of the two plants. और अगर ऐसे ही हम दो पौधे लें, दोनों को ही लॉन्ग डे प्रोवाइड करवाएं, मीन्स दोनों को ही ज़्यादा देर तक प्रकाश में रखें और इनकी जब ग्राफ्टिंग की जाए, तब हम देखते हैं कि दोनों ही पौधों में फ्लावरिंग नहीं होती है। इस डायग्राम से हम ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट को आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से फ्लोरल हार्मोन का ट्रांसलोकेशन होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट की ओर। ये शॉर्ट डे प्लांट है। इस गमले में जो पौधा हमने रखा उसको शॉर्ट डे उपलब्ध करवाया, मीन्स 6 से 8 घंटे के लिए लाइट पीरियड में रखा गया और लगभग 14 से 16 घंटे के लिए डार्क पीरियड में, तो इसके अंदर फ्लावरिंग हो गई। और जब दूसरा पौधा जो कि लॉन्ग डे प्लांट था, इसमें अगर इस शॉर्ट डे प्लांट की ग्राफ्टिंग कर दी गई, तब इसमें से फ्लोरल हार्मोन हमारे इस पौधे तक पहुंच गया और इस लॉन्ग डे प्लांट में भी फ्लावरिंग हो गई। और अगर दोनों ही पौधे, जिनको दोनों को ही हमने लॉन्ग डे में रखा, मीन्स ज़्यादा समय के लिए लाइट प्रोवाइड करवाई, लगभग 14 से 16 घंटे के लिए, और जो डार्क पीरियड था वो 6 से 8 घंटे का ही था, और इनमें न तो इंडिविजुअली फ्लावरिंग हुई और ना ही जब हमने इसमें ग्राफ्टिंग की तो ग्राफ्टिंग के बाद भी इन दोनों के अंदर ही फ्लावरिंग नहीं हुई, क्योंकि हमारे इन पौधों में जो हॉर्मोन्स फ्लोरिजीन बनना था उसके लिए सूटेबल डार्क पीरियड पौधों को अवेलेबल ही नहीं हुआ, इसीलिए इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई। फाइटोक्रोम। It has already been seen that a brief exposure with red light during critical dark period inhibits flowering in short day plants, and this inhibitory effect can be reversed by a subsequent exposure of far red light. Students, हमने प्रीवियस कुछ स्लाइड्स में बात की थी कि शॉर्ट डे प्लांट के अंदर लॉन्ग डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है और ये क्रिटिकल डार्क पीरियड है। अगर इस अंधकार वाले पीरियड में केवल कुछ समय के लिए ही रेड लाइट डाल दी जाए, तब क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं होती है और इसके अंदर एक इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। और अगर इस इनहिबिटरी इफेक्ट वाले प्लांट को सिर्फ कुछ समय के लिए फार रेड लाइट डाल दी जाए, तब क्या होगा, ये इनहिबिटरी इफेक्ट हट जाएगा। मीन्स डार्क पीरियड में अगर एक बार रेड लाइट प्रोवाइड करवाई तो फ्लावरिंग रुक जाएगी, अगर दोबारा इसको फार रेड लाइट उपलब्ध करवा दो तो फ्लावरिंग हो जाएगी। सिमिलरली, द प्रोलोंगेशन ऑफ क्रिटिकल लाइट पीरियड और द इंटरप्शन ऑफ द डार्क पीरियड स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। और लॉन्ग डे प्लांट्स में अगर हम देखते हैं कि अगर पौधों को ज़्यादा लंबा समय तक हम लाइट प्रोवाइड नहीं करवा पाए, फोटो पीरियड नहीं दे पाए, तो जो डार्क पीरियड है उसमें अगर इंटरप्शन हो जाए और कुछ समय के लिए रेड लाइट प्रोवाइड करवा दिया जाए तो उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है। दिस इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट एंड stimulation of flowering in long day plants involves the operation of a proteinaceous pigments called phytochrome. अभी हमने बात की शॉर्ट डे पीरियड में अगर डार्क वाले हिस्से में सिर्फ कुछ देर के लिए ही रेड लाइट पहुंच जाए तो वहाँ पर फ्लावरिंग जो होनी चाहिए नहीं होती, मीन्स
इंटरप्शन आ जाता है। लॉन्ग डे प्लांट जहाँ पर डार्क बहुत ज़्यादा है तो ऑफिशियली तो उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ कुछ समय के लिए ही रेड लाइट प्रोवाइड करवा दी जाए तो इसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए? शॉर्ट डे प्लांट में तो फ्लावरिंग को रोकने के लिए, और लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करने के लिए जो केमिकल जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट प्रोटीनेशियस पिगमेंट इज कॉल्ड फाइटोक्रोम। तो ये फाइटोक्रोम की वजह से ऐसा होता है कि शॉर्ट डे प्लांट में डार्क पीरियड में लाइट देते ही फ्लावरिंग रुक जाती है, और लॉन्ग डे प्लांट में अगर डार्क पीरियड में इंटरप्शन हो रेड लाइट का तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। द पिगमेंट फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म। अब ये जो पिगमेंट है जिसे हमने फाइटोक्रोम नाम दिया है, ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहला है रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म विच इज डेजिग्नेटेड एज पीआर, एंड दूसरा है फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म विच इज डेजिग्नेटेड एज पीएफआर। मीन्स हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट है जिसे हम फाइटोक्रोम कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला पीआर जो कि रेड लाइट एब्जॉर्ब करने पर बनता है, दूसरा है पीएफआर जो कि फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने पर बनता है। These two forms of pigments are photochemically interconvertible। ये जो फॉर्म है आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, मीन्स एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। When PR form of pigment absorb red light, it is converted into PFR form। यहाँ डायग्राम में हम समझ सकते हैं जो पिगमेंट का PR फॉर्म है वो जैसे ही रेड लाइट को एब्जॉर्व करता है, मीन्स 660 से 665 नैनोमीटर की जो लाइट को एब्जॉर्व करता है तो PFR में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन PFR फॉर्म ऑफ पिगमेंट एब्जॉर्व फार रेड लाइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू PR फॉर्म। और इसका रिवर्स होता है कि PFR फॉर्म जैसे ही फार रेड लाइट को एब्जॉर्व करती है वो PR के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। The PFR form of the pigment gradually changes into PR form in dark। और जैसे जैसे PFR फॉर्म मीन्स जब हम लाइट के अंदर पौधों को रखते हैं तो PR से PFR फॉर्म बन जाती है इस पिगमेंट की, और डार्क यानी कि अंधकार में जब पौधों को रखते हैं तो ये PFR धीरे 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 PR के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पीआर और पीएफआर पिगमेंट का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। ये इसका सिस आइसोमर है और ये जो दूसरा हम देख रहे हैं ये इसका ट्रांस आइसोमर है। मीन्स ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं जिसमें से जो हमारा पीआर है रेड लाइट को जब एब्जॉर्व करता है तो पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है, और पीएफआर जब फार रेड लाइट को एब्जॉर्व करता है तो पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट में पर्टिकुलर दीप्तिकाल या फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है फ्लावरिंग के लिए। It is considered that during the day of PFR form of pigment is accumulated in the plant which is inhibitory to flowering in short day plants but it is stimulatory in long day plants। हमारे जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनके अंदर तो PFR इनहिबिशन का काम करता है, मीन्स फ्लावरिंग को रोकने का काम करता है, लेकिन जो लॉन्ग डे प्लांट में उनके अंदर ये PFR फ्लावरिंग को बढ़ावा देता है। ड्यूरिंग क्रिटिकल डार्क पीरियड इन शॉर्ट डे प्लांट्स दिस फॉर्म ग्रेजुअली चेंजेस इनटू PR। और हमारा जो डार्क पीरियड चलता है शॉर्ट डे पीरियड के उसके अंदर ये जो PFR है धीरे 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 PR में कन्वर्ट हो जाता है। अ ब्रीफ एक्सपोजर विद रेड लाइट विल कन्वर्ट दिस फॉर्म अगेन इनटू PR फॉर्म दस इनहिबिटरी फ्लावरिंग। तो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ये जो हमारा डार्क पीरियड है उसके अंदर जो PFR है वो धीरे धीरे PR के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इस डार्क पीरियड में इंटरप्शन हो जाए
रेड लाइट का, तब क्या होगा, ये वापस पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा और पीआर बनेगा ही नहीं। और जब ये नहीं बनेगा पीआर, तो हमारे शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। इसीलिए अगर डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दिया जाता है तो शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। A brief exposure with red light will convert this form again into PR form, thus inhibitory flowering. Reversal of the inhibitory effect of red light during critical dark period in SDP by subsequent far red light exposure is because the PFR form after absorbing far red light will again be converted back into PR form। और जैसा कि हमने कहा था कि ये जो रेड लाइट से इंटरप्शन हुआ जिससे कि फ्लावरिंग रुक गई हमारे शॉर्ट डे प्लांट में, अगर इसको फार रेड लाइट उपलब्ध करवा दी जाए तब क्या होगा, जो पीएफआर फॉर्म जो पीएफआर फॉर्म है वो पीआर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वापस शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग हो जाती है। Prolongation of the critical light period or the interruption of the dark period by red light in long day plant will result in further accumulation of PFR form of pigment, thus stimulating flowering in long day plants। और इसी तरीके का इफेक्ट हम लॉन्ग डे प्लांट के अंदर देख सकते हैं कि जो क्रिटिकल लाइट पीरियड है उसको अगर इंटरप्ट कर दिया जाए तब क्या होगा, लाइट में पीआर पीएफआर में कन्वर्ट हो रही थी वो नहीं हो पाएगी और पीएफआर हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स में स्टिमुलेशन का काम करता है, तो वहाँ पर फ्लावरिंग रुक जाती है। तो इस तरीके से कंटिन्यूएशन में डार्क पीरियड तो आवश्यक है, कहाँ पर, हमारे शॉर्ट डे प्लांट में, क्योंकि उनके अंदर पीआर काम करता है फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करने का। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन होती है लॉन्ग डे प्लांट पे, जहाँ पर कंटिन्यूएशन में लाइट पीरियड की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके अंदर जो पीएफआर है वो काम करता है फ्लावरिंग का। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोपीरियडिज्म। अब ये जो दीप्तिकालिता जिसके बारे में हमने पढ़ा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। The knowledge of the phenomenon of photoperiodism has been a great practical importance in hybridization experiment। और जो hybridization experiment है उनके अंदर हम दीप्तिकालिता का उपयोग कर सकते हैं उन पौधों के अंदर फ्लावरिंग के लिए। Although the floral hormone florigene has not yet been isolated, the isolation and characterization of this hormone will be of utmost economic importance। और अगर हम इस फ्लोरिजीन हार्मोन को आइसोलेट कर लेते हैं और इसको सिंथेसिस कर पाते हैं तो हम इस फ्लोरिजीन हार्मोन को हमारे पौधों में फ्लावरिंग के लिए काम में ले सकते हैं। The phenomenon of photoperiodism is an excellent example of physiological preconditioning where an external factor induced some physiological changes in the plant, the effect of which is not immediately visible। ये जो फोटोपीरियडिज्म या दीप्तिकालिता का इफेक्ट है वो हमारे फ्लावरिंग पर पड़ता है, लेकिन ये एक फिजियोलॉजिकल प्री कंडीशनिंग है, मीन्स इससे अंदर से इसका जो इफ़ेक्ट है वो तुरंत नहीं होता है। इसके इफ़ेक्ट से हमारे पौधों के अंदर फ्लावरिंग जो होती है वो कुछ समय के बाद होती है। इट लिंगर्स ऑन इन द प्लांट एंड प्रिपेयर्स द लेटर फॉर अ सर्टन प्रोसेस। मीन्स ये हमारे पौधों के अंदर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इन्हीं स्टार्ट करते हैं जो कि उसके एक लेटर प्रोसेस मीन्स फ्लावरिंग को बढ़ाने का काम करते हैं, which takes place as a considerably later stage during the life history of the plant। मीन्स फोटोपीरियोडिज्म या दीप्तिकालिता के अध्ययन से हम पौधों को सूटेबल दीप्तिकाल या फोटो पीरियड अवेलेबल करवा करके उसके अंदर फ्लावरिंग करवा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की फोटोपीरियोडिज्म या दीप्तिकालिता क्या है, दीप्तिकालिता के टाइप्स और प्रकार के साथ साथ हमने दीप्तिकालिता के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन और फाइटोक्रोम के बारे में भी पढ़ा।
So this is all about today's lecture. Thank you.